वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आइए आज हम यूपीएससी सीएससी प्री 2022 के संविधान के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें कुल 7 प्रश्न आए थे, जिसमें फर्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। सेकंड है जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकर है कि वे अपनी अनुमति दें। फिर थर्ड है संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? एक और दो, दो और तीन, एक और तीन। तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत है। संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो हम फर्स्ट के बेसिस पे भी जज कर सकते हैं। तो आंसर है हमारा सेकंड बी ऑप्शन। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। संविधान में संशोधन की क्रियाविधि अनुच्छेद 368 में उल्लेखित है। इस संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में इस उद्देश्य के लिए एक विधेयक पेश करके शुरू किया जा सकता है और जब विधेयक प्रत्येक सदन में मतदान के साथ उस सदन की कुल सदस्यता के विशेष बहुमत से पारित हो जाता है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो विधेयक पर अपनी स्वीकृति देंगे। मतलब पहले वो जो दोनों सदन हैं उसमें विशेष बहुमत से पारित हो जाएगा, तब जाएगा राष्ट्रपति जी के पास। 1971 के 24वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के लिए एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया है। फिर अनिवार्य है संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। एक संवैधानिक संशोधन विधेयक, देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन से विधेयक में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। तो संविधान संशोधन विधेयक, एक संवैधानिक संशोधन विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती। फिर दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में संसद का संयुक्त सत्र का आह्वान करने का कोई उपबंध नहीं है। मतलब एक सदन में पास हो जाता है, दूसरे सदन में नहीं हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाएगा। फिर सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन है भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। तो देखिए ऐसा आता है कि उप मंत्री कोई संविधान में डिस्क्राइब नहीं किया गया। ठीक है, उप मंत्री का कोई नाम नहीं है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाता है। ये क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं, बस वो एक लाइन आपको एक वर्ड पकड़ना है, उसके बाद आपका उसी के ऊपर पूरा क्वेश्चन बन जाएगा आंसर। फिर सेकंड है संघ राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो हाँ, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, भले ही विभाग जितने भी हैं तो एक मंत्री को 2-3 विभाग दे के उसे किया जा सकता है, लेकिन मंत्रियों की संख्या जो है 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। आंसर है इसमें हमारा केवल 2 आंसर आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट तो हमारा गलत है। व्याख्या देखते हैं। हमारा संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत नहीं करता है। हम इंग्लैंड से वर्गीकरण का पालन करते हैं, लेकिन यह हमारे संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं है, अर्थात अनुच्छेद 74 में केवल मंत्री परिषद का उल्लेख है। फिर जैसा कि लोकसभा में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों का उल्लेख किया गया है, मंत्री का अर्थ है मंत्री परिषद और कैबिनेट का एक सदस्य भी शामिल का सदस्य और मंत्री परिषद का सदस्य एक राज्य मंत्री और उप मंत्री या संसदीय सचिव। 91वां संशोधन हुआ था 2003 में। मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, अतः कथन 2 सही है। फिर अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद राष्ट्रपति को उसके कर्तव्यों के पालन में सहायता और सलाह देगी। मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री और राज्य मंत्री होते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र प्रभार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। राज्य में स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। कैबिनेट शब्द हमारे भारतीय संविधान में केवल एक बार अनुच्छेद 352(3) में देखा जाता है। बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट लाइन है। कैबिनेट शब्द क्या देखा जाता है संविधान में? सिर्फ एक बार देखा गया है, अनुच्छेद 352(3) में। फिर
जिसमें आपातकाल है। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्ति है? आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना। अनन्य शक्ति, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना दोनों सदन में से कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारा थर्ड गलत है, तो हमारे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। और फर्स्ट में क्या दिया है? आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना, ये भी उसकी अनन्य शक्ति नहीं है। आपातकाल के 1 महीने के अंदर उसे दोनों सदनों से परमिशन चाहिए होती है, तो फर्स्ट और थर्ड गलत हो जाएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से क्या होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसीलिए लोकसभा ही अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का बंद करता है। इसके जारी होने के 1 महीने के भीतर आपात की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रत्येक प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। इसीलिए कथन एक सही नहीं है। ठीक है, दोनों सदनों से पारित होना है। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसीलिए यह अविश्वास मतलब लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। फिर यहाँ पे कुछ अविश्वास प्रस्ताव के बारे में है, तो उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में उल्लिखित है। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा चलाया जाता है। फिर अगला है, भारत के दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दल बदल, अनुसूची 10 दल बदल का प्रावधान करता है। तो देखते हैं क्या क्या। यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 माह के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता। यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। यह कानून कोई समयावधि नहीं देता। हाँ, मतलब नहीं देते हैं पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामले का निर्णय लेने का टाइम अभी तक वो नहीं है निर्धारित। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। आंसर है केवल 2। दल बदल विरोधी कानून के बारे में देखते हैं। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं। सदन का एक मनोनीत सदस्य सदन के सदस्य होने के लिए अयोग्य हो जाता है यदि वह सदन में अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है। मतलब अगर 6 महीने बाद भी वो किसी राजनीतिक दल में शामिल हो रहा है तो वह दल बदल के लिए क्या हो जाएगा? अयोग्य हो जाएगा, संसद का सदस्य होने के लिए अयोग्य हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि वह अयोग्यता को आमंत्रित किए बिना सदन में अपना स्थान ग्रहण करने से 6 महीने के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है। ठीक है, 6 महीने के भीतर अगर शामिल हो जाता है किसी राजनीतिक दल में कोई मनोनीत व्यक्ति, तो उसको परमिशन है कि वो शामिल हो सकता है। लेकिन 6 महीने के बाद अगर होता है तो वो संसद के सदस्य की अयोग्यता के अंदर आ जाता है। दल बदल से प्रभावित होने वाली अयोग्यता के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। कानून के अनुसार पीठासीन अधिकारियों के पास अयोग्यता की याचिका पर विचार करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। अधिकारी द्वारा निर्णय लेने के बाद ही अदालतें भी हस्तक्षेप कर सकती हैं। पीठासीन अधिकारी, इसलिए याचिकाकर्ता के पास केवल एक ही विकल्प तब तक इंतजार करना है जब तक कि अधिकारी किसी निर्णय पर नहीं पहुंचता है। अतः कथन 2 सही है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है, 1985 के संविधान संशोधन में 52वें संशोधन द्वारा सम्मिलित की गई। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया कि पार्टी के सदस्य पार्टी के जनादेश का उल्लंघन न करें और यदि वे ऐसा करते हैं तो वे अपने सदन की सदस्यता खो देंगे। इसमें संसद और राज्य विधानमंडल सदस्यों दोनों पर कानून के अधीन लागू होते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया है था इस्तीफा देती है।
सेकंड गलत है, ठीक है, और फर्स्ट भी गलत है हमारा। एकमात्र अधिकारी नहीं होते हैं लोग। व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी पद हेतु सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति को नियुक्त करेगा, ठीक है। महान्यायवादी को संसद की सभी प्रक्रियाओं में बोलने और भागीदारी करने का अधिकार है, लेकिन वह किसी भी संसदीय प्रक्रिया में मतदान नहीं करता। वह संसद का सदस्य नहीं होता, परंतु उसे भी वह विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं जो एक संसद के सदस्य को प्राप्त होती हैं। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करेगा। अतः महान्यायवादी को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय उसके पद से हटाया जा सकता है, क्योंकि उसे राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह से नियुक्त किया जाता है। पारंपरिक रूप से वह परिषद के भंग होने पर इस्तीफा दे देता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है, ठीक है। महाधिवक्ता के बारे में दिया है तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। महाधिवक्ता संसद की बैठकों में भाग नहीं ले सकता। कथन एक सही नहीं है। देखिए, सॉलिसिटर जनरल भी बोला है यहाँ पे, ठीक है। हमारा सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं महाधिवक्ता होते हैं, और अटॉर्नी जनरल होते हैं महान्यायवादी होते हैं। महान्यायवादी संसद की सदस्यता मतलब वो भाग लेते हैं, लेकिन सॉलिसिटर जनरल भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। भारत के महान्यायवादी के अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य विधि अधिकारी भी हैं। वे भारत के महाधिवक्ता और भारत के अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो, परमादेश मैंडेमस नहीं होगा। किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पीछे का कॉन्सेप्ट भी हम देखेंगे। भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो, परमादेश मैंडेमस नहीं होगा। कोई भी लोक प्रवण व्यक्ति, पब्लिक माइंडेड पर्सन अधिप्रेक्षा को वारंटो रिट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए याची पिटिशन हो सकता है। देखिए, लोक प्रवण व्यक्ति, पब्लिक माइंडेड मतलब बुद्धिजीवी व्यक्तियों से है। अधिकार परीक्षा रिट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए याची हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, हमारा थर्ड सही है। किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो, परमादेश मैंडेमस नहीं होगा। देखते हैं, हमारा थर्ड सही है, ठीक है। सही कथन केवल 1 और 3 है। होता है इसमें सभी जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी को भी मैंडेमस दे सकती है। व्याख्या देखते हैं, किसी निजी संगठन के विरुद्ध परमादेश तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि उसे कोई सार्वजनिक कर्तव्य न सौंपा गया हो। यह कथन सही है। परमादेश रीट न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए बाध्य करने के लिए जारी की जाती है जिसे पूरा करने के लिए वे बाध्य हैं। किसी निजी संगठन के लिए परमादेश केवल तभी जारी किया जाता है जब उसे कोई सार्वजनिक कर्तव्य पूरा करना हो। परमादेश किसी कंपनी के विरुद्ध नहीं होगा, भले ही वह सरकारी कंपनी ही क्यों न हो। किसी कंपनी के विरुद्ध नहीं होता है, यह कथन गलत है। परमादेश सरकारी कंपनी को जारी किया जाता है क्योंकि इसे राज्य का एक साधन या एजेंसी माना जाता है, और इसीलिए यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा के अंतर्गत आता है। कोई भी सार्वजनिक सोच वाला व्यक्ति न्यायालय में को वारंट और रीट प्राप्त करने के लिए याचिकाकर्ता बन सकता है, ठीक है। फिर अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा की कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे। हाँ, होगा। अध्यक्ष के चुनाव के बाद होता है इन उपाध्यक्ष का चुनाव, और जो डेट अध्यक्ष निर्धारित करते हैं उसी पे होता है। यह आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा का उपाध्यक्ष किसी भी रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा। नहीं, उपाध्यक्ष जो होता है वो अभी देखते हैं व्याख्या में, ठीक है। सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसे कि अध्यक्ष की, और उसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती। उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है। देखते हैं आंसर क्या लिया है, 1 और 3 लिया आंसर, ठीक है।
तो फर्स्ट हमारा सही है और थर्ड सही है। अध्यक्ष के समान उपाध्यक्ष भी लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से ही चुना जाता है। अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद उसका चुनाव किया जाता है। उपाध्यक्ष की चुनाव की तिथि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है। जब भी उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो लोकसभा रिक्ति को भरने के लिए किसी सदस्य अन्य सदस्य का चुनाव करती है। 10वीं लोकसभा तक अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष दोनों आमतौर पर सत्ताधारी दल से होते थे, लेकिन 11वीं लोकसभा के बाद यहाँ आम सहमति कर दी गई कि अध्यक्ष सत्ताधारी के दल से होगा और उपाध्यक्ष का पद मुख्य विपक्षी दल को जाता है। उपाध्यक्ष पद के रिक्त होने पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है जब अध्यक्ष सदन की बैठक से अनुपस्थित रहे। ठीक है, तो ये थर्ड देखते हैं। उपाध्यक्ष के पास सदन के बैठक की अध्यक्षता करते समय अध्यक्ष की समान शक्ति होती है और उसके फैसलों के खिलाफ कोई अपील नहीं कर सकता है। इसी प्रकार आगे भी है, आप इसको देख लीजिएगा। फोर्थ देखते हैं। इस प्रकार नियत तिथि से पहले दिन को मध्याह्न से पहले किसी भी समय कोई भी सदस्य महासचिव को इस प्रकार की लिखित में सूचना दे सकता है कि किसी अन्य सदस्य को सदन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है और नोटिस का तीसरे सदस्य द्वारा समर्थन किया जाएगा और अन्य द्वारा जो सदस्य द्वारा जिसका नाम नोटिस में प्रस्तावित है कि एक बयान के साथ किया जाएगा कि प्रस्तावित सदस्य उपाध्यक्ष के रूप में सेवा करने के लिए तैयार है अतः कथन 4 सही नहीं है। इसी प्रकार आज के हमारे 2022 के प्रश्नों का एक सेगमेंट था ख़त्म हुआ। कल फिर से 2023 के प्रश्नों के साथ आएंगे, संविधान के प्रश्नों। पहले हम इतिहास में और संविधान में फोकस कर रहे हैं, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स, भूगोल, ये सब में जाएंगे। करंट अफेयर्स के प्रश्नों की चर्चा करने में कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो बीत चुका है। 5 साल पहले का करंट अफेयर पढ़ के क्या ही करेंगे। ये सब बेसिक चीज़ें जो जहाँ से पूछी जाती हैं वो सब पढ़ते हैं। करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण की एक सीरीज़ लेके आऊँगी मैं, तो रागिनी गुप्ता के साथ विद्यालय आइए, इसको सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार में जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक